कभी किसी ने आपसे कहा है, तुम्हें बातें हमेशा गलत याद रहती हैं, या फिर तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। शुरू शुरू में ये बातें छोटी लगती हैं। आप सोचते हैं शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जब यही चीज बार बार होने लगती है तो धीरे धीरे आपके मन में एक अजीब सा सवाल उठने लगता है, क्या सच में मेरी याददाश्त गलत है? फिर एक दिन आप खुद से ही पूछने लगते हैं, शायद गलती मेरी ही है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मानसिक खेल जिसमें किसी को पता भी नहीं चलता कि उसका दिमाग धीरे धीरे बदल रहा है। इस खेल को कहा जाता है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपकी रियलिटी को बदल देता है, आपकी यादों पर सवाल उठाता है, आपकी भावनाओं को गलत साबित करता है और आखिर में आपको यह महसूस करा देता है कि समस्या आप ही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि गैसलाइटिंग अक्सर अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे धीरे शुरू होता है। इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक आपका आत्मविश्वास, आपकी समझ और आपकी अपनी रियलिटी पर भरोसा सब कमजोर हो चुका होता है। इस ऑडियो बुक में हम उसी मानसिक खेल को समझने वाले हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए नहीं। हम इस पूरी यात्रा में यह भी जानेंगे कि गैसलाइटिंग कैसे शुरू होता है, ये कैसे बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाता है। क्योंकि एक बार जब आप इस खेल को पहचान लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके दिमाग से नहीं खेल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। चैप्टर 1, जब आपकी रियलिटी पर शक होने लगे। गैसलाइटिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी, यह कोई साधारण मैनिपुलेशन नहीं है। यह एक ऐसा मानसिक खेल है जिसमें एक व्यक्ति धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति की रियलिटी को बदल देता है। इमेजिन कीजिए, आपको साफ साफ याद है कि किसी ने आपसे कुछ कहा था, लेकिन जब आप उस बात का जिक्र करते हैं तो सामने वाला तुरंत कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? पहले आपको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप सोचते हैं शायद आपको ही गलत याद हो। फिर कुछ दिनों बाद वही चीज फिर होती है, फिर वही जवाब मिलता है, तुम्हें हमेशा बातें गलत याद रहती हैं। अब आपके मन में डाउट पैदा होने लगता है। धीरे धीरे यह डाउट बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी ही मेमोरी पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। यही गैसलाइटिंग का पहला कदम है, कंफ्यूजन। गैसलाइटिंग की खास बात यह है कि यह हमेशा सटल होता है। गैसलाइटर कभी सीधे नहीं कहता, मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूं। इसके बजाय वह छोटी छोटी बातें करता है। वह आपकी भावनाओं को कमजोर दिखाता है, जैसे तुम बहुत सेंसिटिव हो या तुम हमेशा ड्रामा करते हो। पहले पहले ये बातें मजाक जैसी लगती हैं, लेकिन बार बार सुनने के बाद ये आपके दिमाग में जगह बनाने लगती हैं। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं, और यही गैसलाइटिंग का असली मकसद होता है। जब इंसान अपनी परसेप्शन पर भरोसा खो देता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है, गैसलाइटिंग सिर्फ गैसलाइटर की वजह से नहीं चलता। कई बार विक्टिम की कुछ इमोशनल नीड्स भी इस साइकिल को मजबूत बना देती हैं। हर इंसान के अंदर एक जरूरत होती है, अप्रूवल की जरूरत। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमें सही माने। लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार हमें गलत साबित करने लगे तो हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं और समझाऊं तो शायद वह समझ जाएगा। लेकिन यहीं हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि गैसलाइटिंग का खेल लॉजिक का नहीं, पावर का खेल होता है। गैसलाइटर का मकसद सच समझना नहीं होता, उसका मकसद होता है कंट्रोल बनाए रखना। और जब तक विक्टिम यह नहीं समझता तब तक ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए गैसलाइटिंग को पहचानने का पहला कदम है अपने अनुभव पर भरोसा करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी यादों को गलत कह रहा है, अगर वह आपकी भावनाओं को मजाक बना रहा है, अगर आपको उसके साथ रहते हुए बार बार यह महसूस होता है कि शायद मैं ही गलत हूं, तो यह सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, यह गैसलाइटिंग की शुरुआत हो सकती है।
और इस बात को समझना ही इस खेल से बाहर निकलने का पहला कदम है। क्योंकि सच ये है, आपकी रियलिटी उतनी ही असली है जितनी किसी और की। और जब कोई व्यक्ति बार बार आपको यह महसूस कराने लगे कि तुम्हारी रियलिटी गलत है, तो शायद समस्या आपकी नहीं है, शायद कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। और अगली कड़ी में हम समझेंगे यह खेल आगे कैसे बढ़ता है, कैसे कंफ्यूजन धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाता है, और कैसे एक इंसान अपनी ही समझ पर भरोसा खोने लगता है। चैप्टर 2, गैसलाइट टैंगो, मैनिपुलेशन का हिडन डांस। पिछले भाग में हमने समझा कि गैसलाइटिंग कैसे शुरू होता है। छोटे छोटे डाउट्स, छोटी छोटी बातों से पैदा हुई कंफ्यूजन और धीरे धीरे अपनी ही यादों पर शक होने लगना। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर गैसलाइटिंग इतना खतरनाक है तो लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों इतने इंटेलिजेंट, समझदार और आत्मविश्वासी लोग भी इस मानसिक जाल में फंस जाते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहा जाता है गैसलाइट टैंगो। टैंगो एक डांस होता है और इस डांस की एक खास बात होती है, इसे अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसमें हमेशा दो लोग होते हैं। गैसलाइटिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें भी दो किरदार होते हैं। पहला, गैसलाइट, वह व्यक्ति जो कंट्रोल चाहता है, जो अपनी बात को हर हाल में सही साबित करना चाहता है। और दूसरा, गैसलाइट, वह व्यक्ति जो रिलेशनशिप को बचाना चाहता है, जो बार बार यह उम्मीद करता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। और यहीं से शुरू होता है यह मानसिक डांस। शुरुआत में गैसलाइटर छोटी छोटी बातों को डिनाई करता है। वह कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम्हें गलत याद है। गैसलाइटी पहले थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन वह बहस बढ़ाना नहीं चाहता। वह सोचता है, ठीक है, शायद मैं ही गलत हूं। यहीं गैसलाइटर को पहला सिग्नल मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी रियलिटी पर उतना भरोसा नहीं कर रहा। अब खेल थोड़ा और आगे बढ़ता है। गैसलाइटर धीरे धीरे ब्लेम शिफ्ट करने लगता है। वह कहता है, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हें हर बात में प्रॉब्लम क्यों दिखती है? अब गैसलाइटी खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं बस अपनी बात समझा रहा हूं। लेकिन गैसलाइट करने सुनने नहीं आता, क्योंकि उसका मकसद सच समझना नहीं है, उसका मकसद है कंट्रोल। और जब भी गैसलाइटी अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, गैसलाइटर कॉन्वर्सेशन को ऐसे मोड़ देता है कि अंत में गैसलाइटी ही गलत दिखने लगता है। धीरे धीरे गैसलाइटी एक नई आदत विकसित कर लेता है। वह हर बात से पहले सोचने लगता है, कहीं मैं फिर से गलत तो नहीं हूं? और यही वह मोमेंट है जहां गैसलाइटिंग सच में ताकत पकड़ता है। क्योंकि जब इंसान अपनी परसेप्शन पर भरोसा खो देता है, तो उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई समझना जरूरी है। गैसलाइटिंग में हमेशा सिर्फ गैसलाइटर ही जिम्मेदार नहीं होता। कई बार गैसलाइटी की कुछ इमोशनल नीड्स भी इस साइकिल को मजबूत कर देती हैं। हर इंसान के अंदर एक गहरी जरूरत होती है, समझे जाने की जरूरत, स्वीकार किए जाने की जरूरत। हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे करीब हैं वे हमें समझें, हमें सही माने। लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार हमें गलत साबित करने लगे, तो हम उसे कन्विंस करने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और समझाऊं तो शायद वह समझ जाएगा। लेकिन गैसलाइटिंग का खेल समझाने से नहीं रुकता, क्योंकि यह कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, यह पावर का प्रॉब्लम है। गैसलाइटर का मकसद रिलेशनशिप ठीक करना नहीं होता, उसका मकसद होता है रिलेशनशिप के अंदर कंट्रोल बनाए रखना। और जब तक गैसलाइटी यह नहीं समझता, तब तक ये डांस चलता रहता है। एक कदम गैसलाइटर का, एक कदम गैसलाइटी का, एक डिनायल, एक एक्सप्लेनेशन, एक ब्लेम, एक अपॉलॉजी। और धीरे धीरे ये डांस इतना नॉर्मल लगने लगता है कि गैसलाइटी को महसूस भी नहीं होता कि वह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस डांस को पहचान लेता है, वैसे ही इस डांस को रोका भी जा सकता है। क्योंकि गैसलाइट टैंगो का सबसे बड़ा राज यही है, यह तभी चलता है जब दोनों लोग इसमें शामिल रहते हैं।
और जैसे ही एक व्यक्ति इस डांस से बाहर निकलने का फैसला करता है, पूरा खेल बदल जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे गैसलाइटिंग की अगली स्टेज को, वह स्टेज जहां कंफ्यूजन धीरे धीरे सेल्फ डॉट में बदल जाता है और इंसान सिर्फ अपनी यादों पर नहीं बल्कि अपने फैसलों पर भी शक करने लगता है। यही वह जगह है जहां गैसलाइटिंग सच में खतरनाक बन जाता है। और अगर इस स्टेज को समय रहते पहचान लिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को इस मानसिक जाल से बाहर निकाला जा सकता है। चैप्टर 3, कंफ्यूजन, खेल की असली शुरुआत। गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अचानक शुरू नहीं होता, यह चुपचाप शुरू होता है। इतना चुपचाप कि शुरुआत में आपको कुछ भी गलत महसूस नहीं होता। किसी भी गैसलाइटिंग रिलेशनशिप की पहली स्टेज होती है कंफ्यूजन, और यह कंफ्यूजन अक्सर बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। मान लीजिए आपको किसी बातचीत की एक बात साफ साफ याद है, लेकिन जब आप उस बात का जिक्र करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत कहता है, नहीं, तुम गलत याद कर रहे हो। आप एक पल के लिए रुकते हैं। आपको लगता है कि शायद सच में आपको ही गलत याद हो, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यह मानना पसंद करते हैं कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा। हम रिश्तों में भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन यही भरोसा कभी कभी गैसलाइटिंग की पहली सीढ़ी बन जाता है। शुरुआत में गैसलाइटर बहुत सटल तरीके से बात करता है। वह सीधे आपको गलत नहीं कहता, वह बस आपकी परसेप्शन पर सवाल उठाता है। जैसे, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कहा था, या शायद तुमने बात को गलत समझ लिया। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में एक खास चीज होती है। गैसलाइटर खुद को सीधे सही साबित नहीं करता, वह बस इतना करता है कि आपकी सर्टेनिटी को थोड़ा सा हिला देता है, और बस इतना ही काफी होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग सर्टेनिटी पर चलता है। जब हमें किसी बात का पूरा भरोसा होता है तो हम उस पर मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन जब उसी भरोसे में हल्का सा भी डाउट पैदा हो जाए तो हमारा दिमाग तुरंत पीछे हटने लगता है। गैसलाइटिंग यहीं से ताकत पकड़ता है। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस बार बार होने लगती हैं। कभी किसी बात को डिनाई किया जाता है, कभी किसी घटना की मेमोरी बदल दी जाती है, और हर बार गैसलाइटी थोड़ा और कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह सोचने लगता है, मुझे लगा था ऐसा हुआ था, लेकिन शायद मुझे ही गलत याद है। यह कंफ्यूजन सिर्फ मेमोरी तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे यह इमोशंस तक पहुंच जाता है। अगर गैसलाइटी किसी बात से हर्ट हो जाए तो गैसलाइटर तुरंत कहता है, तुम हर बात को इतना पर्सनल क्यों ले लेते हो, या तुम बहुत सेंसिटिव हो। अब गैसलाइट को दो तरह की कंफ्यूजन होने लगती है। पहली, क्या सच में घटना वैसी हुई थी जैसा उसे याद है। दूसरी, क्या उसकी फीलिंग्स सही हैं या वह सच में ओवर रिएक्ट कर रहा है। और जब कोई व्यक्ति अपनी यादों और अपनी भावनाओं दोनों पर शक करने लगे तो उसके अंदर एक गहरा साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा होने लगता है। यही गैसलाइटिंग की असली शुरुआत है, क्योंकि इस स्टेज में गैसलाइटी अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया होता, लेकिन उसकी सर्टेनिटी कमजोर हो चुकी होती है। और जब सर्टेनिटी कमजोर हो जाती है तो गैसलाइटर के लिए रास्ता आसान हो जाता है। अब गैसलाइटर थोड़ी और कॉन्फिडेंस से बात करने लगता है। वह कहता है, तुम्हें हर बात गलत समझ में आती है, या तुम हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। धीरे धीरे गैसलाइटी को यह महसूस होने लगता है कि शायद समस्या सच में उसी के अंदर है। और यही वह मोमेंट होता है जहां कंफ्यूजन धीरे धीरे एक और गहरी अवस्था में बदलने लगता है, सेल्फ डाउट। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कंफ्यूजन का स्टेज हमेशा सटल होता है। ये इतना सटल होता है कि कई बार लोग सालों तक यह समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ गैसलाइटिंग हो रहा है। उन्हें बस इतना महसूस होता है कि वह पहले जितने कॉन्फिडेंट नहीं रहे, वह पहले जितने क्लियर नहीं सोच पाते, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें अपने ही दिमाग पर भरोसा कम होने लगता है। लेकिन अगर इस स्टेज को समय रहते पहचान लिया जाए तो गैसलाइटिंग को यहीं रोका जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों पर भरोसा करना सीख लेता है तो गैसलाइटर की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती है। याद रखिए, कंफ्यूजन गैसलाइटिंग का पहला हथियार है,
और क्लैरिटी उसका सबसे बड़ा एंटीडोट। अगले भाग में हम समझेंगे गैस लाइटिंग की अगली स्टेज को, वह स्टेज जहां कंफ्यूजन धीरे धीरे सेल्फ डॉट में बदल जाता है और इंसान सिर्फ घटनाओं पर नहीं बल्कि अपने फैसलों और अपनी पहचान पर भी सवाल उठाने लगता है। यही वह मोड़ है जहां गैस लाइटिंग सच में खतरनाक बन जाता है। चैप्टर 4, सेल्फ डाउट। जब इंसान खुद को ही गलत मानने लगता है, कंफ्यूजन गैस लाइटिंग का पहला कदम होता है। लेकिन अगर यह कंफ्यूजन लंबे समय तक चलता रहे तो यह धीरे धीरे एक और खतरनाक अवस्था में बदल जाता है, सेल्फ डाउट। यह वह स्टेज है जहां इंसान सिर्फ घटनाओं पर नहीं बल्कि खुद पर ही शक करने लगता है। शुरुआत में गैसलाइटी को बस इतना लगता है कि कुछ बातें उसे गलत याद हो जाती हैं, लेकिन समय के साथ यह फीलिंग और गहरी हो जाती है। अब वह सोचने लगता है, शायद मुझसे ही गलती हो जाती है, शायद मैं ही चीजों को गलत समझ लेता हूं। और यही वह मोमेंट होता है जहां गैसलाइटिंग अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करता है, क्योंकि जब इंसान खुद पर शक करने लगे तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। गैसलाइटर अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। वह सिर्फ घटनाओं को डिनाई नहीं करता बल्कि गैसलाइटी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है, जैसे तुम्हें हमेशा ड्रामा करना होता है या तुम हर बात को प्रॉब्लम बना देते हो। पहले गैसलाइटी इन बातों का विरोध करता है, वह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगता है। हर बार अपनी बात साबित करना, हर बार यह समझाना कि उसकी फीलिंग्स भी वैलिड हैं, यह सब इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। और यहीं से गैसलाइटी एक नई आदत विकसित कर लेता है। वह हर सिचुएशन में खुद को ही चेक करने लगता है। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले वह सोचता है, कहीं मैं फिर से ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। धीरे धीरे यह पैटर्न उसके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। अब वह आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने लगता है, वह अपनी फीलिंग्स छुपाने लगता है। कई बार तो वह अपनी बात कहने से पहले ही खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसके मन में एक डर बैठ चुका होता है, अगर मैंने कुछ कहा तो शायद फिर वही होगा, फिर मुझे ही गलत साबित कर दिया जाएगा। यहां एक बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव होता है। पहले गैसलाइट अपनी रियलिटी को डिफेंड करता था, अब वह गैसलाइटर की रियलिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। और यही गैसलाइटिंग की सबसे खतरनाक सफलता होती है। जब एक इंसान अपनी ही परसेप्शन पर भरोसा खो देता है तो उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगता है। वह पहले जितना असर्टिव नहीं रहता, वह फैसले लेने से डरने लगता है। कई बार वह छोटी छोटी बातों के लिए भी गैसलाइटर की अप्रूवल ढूंढने लगता है, जैसे क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, या क्या मैंने ओवर रिएक्ट किया। धीरे धीरे गैसलाइटर सिर्फ कॉन्वर्सेशन ही नहीं बल्कि गैसलाइटी के सेल्फ इमेज को भी कंट्रोल करने लगता है। और जब किसी व्यक्ति की सेल्फ इमेज कमजोर हो जाए तो उसका बिहेवियर भी बदलने लगता है। वह ज्यादा कॉशियस हो जाता है, वह कॉन्फ्लिक्ट से बचने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, वह खुद को ही प्रॉब्लम मानने लगता है। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट हमेशा कमजोरी की वजह से नहीं आता। कई बार यह इसलिए आता है क्योंकि इंसान रिलेशनशिप को बचाना चाहता है, वह हार्मनी चाहता है, वह चाहता है कि चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन गैसलाइटिंग में अक्सर यही इंटेंशन उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगता है, क्योंकि गैसलाइटर जानता है अगर वह सामने वाले को इमोशनली अनस्टेबल महसूस करा दे तो वह कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकता है। और यही रीजन है कि सेल्फ डाउट गैसलाइटिंग का सबसे पावरफुल वेपन बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेल्फ डाउट स्थायी नहीं होता। जैसे ही इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसके डाउट्स आर्टिफिशियली पैदा किए गए हैं, वैसे ही उसकी क्लैरिटी वापस आने लगती है। और यही क्लैरिटी आगे चलकर गैसलाइटिंग के पूरे इल्यूजन को तोड़ सकती है। अगले भाग में हम समझेंगे गैसलाइटिंग की अगली और सबसे गहरी स्टेज को, वह स्टेज जहां सेल्फ डाउट धीरे धीरे आइडेंटिटी कोलैप्स में बदल जाता है और इंसान सिर्फ अपने फैसलों पर नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान पर ही सवाल उठाने लगता है। यही वह मोड़ है जहां गैसलाइटिंग सच में एक व्यक्ति की रियलिटी को बदल सकता है।
चैप्टर 5 आइडेंटिटी कोलैप्स। जब इंसान अपनी ही पहचान पर शक करने लगे, कंफ्यूजन, फिर सेल्फ डाउट, और अगर यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहे तो गैसलाइटिंग एक और गहरी और खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्टेज को कहा जा सकता है आइडेंटिटी कोलैप्स। यह वह जगह है जहां इंसान सिर्फ अपनी यादों या फैसलों पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान पर ही शक करने लगता है। शुरुआत में गैसलाइट बस इतना सोचता था कि शायद उसे कुछ बातें गलत याद हो जाती हैं। फिर उसने सोचना शुरू किया कि शायद वह चीजों को गलत समझ लेता है। लेकिन अब स्थिति और बदल चुकी है। अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा होता है, शायद समस्या मुझ में ही है। यही वह मोमेंट है जहां गैसलाइटिंग सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि अब गैसलाइटर को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। गैसलाइटर खुद ही अपने ऊपर शक करने लगता है। धीरे धीरे उसकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। वह खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगता है जो हमेशा गलत समझता है, जो हमेशा ओवर रिएक्ट करता है और जो हर सिचुएशन को खराब कर देता है। गैसलाइटर्स अक्सर इस स्टेज में कुछ खास वाक्य इस्तेमाल करता है, जैसे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम बहुत इमोशनल हो, या तुम्हारे साथ डिस्कशन करना ही इम्पॉसिबल है। और बार बार ऐसी बातें सुनने के बाद गैसलाइटर इन लेबल्स को सच मानने लगता है। अब वह खुद को भी उसी नजर से देखने लगता है जिस नजर से गैसलाइटर उसे देखता है। और यही आइडेंटिटी कोलैप्स की असली पहचान है, जब इंसान अपनी पहचान को किसी और की परसेप्शन के आधार पर डिफाइन करने लगे। धीरे धीरे गैसलाइटर अपने बिहेवियर को बदलने लगता है। वह कम बोलने लगता है, वह अपने ओपिनियंस दबाने लगता है, वह अपनी फीलिंग्स को भी क्वेश्चन करने लगता है। अगर उसे किसी बात से दुख हो तो वह पहले खुद से पूछता है, क्या मुझे सच में दुख होना चाहिए? अगर उसे गुस्सा आए तो वह सोचता है, शायद मैं फिर ओवरएक्ट कर रहा हूं। इस स्टेज में गैसलाइट सिर्फ अपने इमोशंस नहीं, बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी भरोसा खोने लगता है। और जब इंसान अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा खो दे तो वह पूरी तरह वल्नरेबल हो जाता है। अब गैसलाइटर सिर्फ कॉन्वर्सेशंस ही कंट्रोल नहीं करता, वह धीरे धीरे गैसलाइटर की रियलिटी भी डिफाइन करने लगता है। कौन सही है, कौन गलत है, क्या नॉर्मल है और क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीजों का फैसला अब गैसलाइटर करने लगता है। और गैसलाइटर बस उस रियलिटी के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आइडेंटिटी कोलैप्स अचानक नहीं होता। यह छोटे छोटे डाउट से शुरू होकर धीरे धीरे एक बड़ी साइकोलॉजिकल शिफ्ट में बदलता है। और कई बार गैसलाइटिंग को यह एहसास भी नहीं होता कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी बदल चुकी है। उसे बस इतना महसूस होता है कि वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा, वह पहले जितना कॉन्फिडेंट नहीं है, और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात, उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आइडेंटिटी कोलैप्स अंत नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी इंसान को यह समझ आ जाए कि उसकी रियलिटी को मैनिपुलेट किया गया है, वैसे ही रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। गैसलाइटिंग का इल्यूजन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन एक चीज उससे भी ज्यादा ताकतवर है, अवेयरनेस। जैसे ही अवेयरनेस आती है, गैसलाइटिंग की पकड़ कमजोर होने लगती है। और यहीं से शुरू होती है इस मानसिक खेल से बाहर निकलने की यात्रा। अगले भाग में हम समझेंगे इस जर्नी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को, वह मोड़ जहां इंसान पहली बार यह फैसला करता है अब वह इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। यही वह स्टेज है जिसे हम कह सकते हैं टर्निंग ऑफ द गैस। यहीं से शुरू होती है गैसलाइटिंग से आजादी की असली शुरुआत। चैप्टर 6 टर्निंग ऑफ द गैस। जब खेल को पहचान लिया जाता है, गैसलाइटिंग की सबसे ताकतवर शक्ति क्या होती है? कंफ्यूजन नहीं, सेल्फ डाउट भी नहीं। गैसलाइटिंग की असली ताकत होती है अनजाने में चलने वाला खेल। जब तक गैसलाइटर को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, तब तक गैसलाइटर के पास पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, जैसे ही इंसान पहली बार यह सोचता है, रुको, शायद समस्या मुझ में नहीं है, उसी पल से एक नया बदलाव शुरू हो जाता है। इसे कहा जा सकता है
टर्निंग ऑफ द गैस। यह वह मोमेंट होता है जब इंसान धीरे धीरे गैस लाइटिंग के इल्यूजन से बाहर निकलने लगता है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होता। यह एक प्रक्रिया होती है, एक मानसिक शिफ्ट, जहां इंसान फिर से अपनी रियलिटी को रिक्लेम करना शुरू करता है। सबसे पहला कदम है अपने अनुभवों पर भरोसा करना। गैस लाइटिंग की पूरी स्ट्रेटेजी इसी बात पर टिकती है कि आप अपनी परसेप्शन पर भरोसा खो दें। इसलिए रिकवरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां आपने भरोसा खोया था। अगर आपको किसी घटना की याद साफ है तो उस मेमोरी को तुरंत डिमिस मत कीजिए। रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या सच में मैं गलत हूं या मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा है? कई बार सिर्फ यह एक सवाल ही पूरे इल्यूजन को हिला देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है पैटर्न्स को पहचानना। गैसलाइटिंग कभी एक बार में नहीं होता, यह एक पैटर्न होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी बातों को डिनाई करता है, अगर वह बार बार आपकी फीलिंग्स को एग्जैजरेशन कहता है, अगर हर डिस्कशन का अंत इस तरह होता है कि आप ही गलत महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल पैटर्न हो सकता है। और जैसे ही आप पैटर्न पहचान लेते हैं, गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज खत्म होने लगता है। तीसरा कदम है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। गैस लाइटिंग अक्सर वहां सफल होता है जहां इमोशनल बाउंड्रीज कमजोर होती हैं। जब हम किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए हर बार अपनी फीलिंग्स दबाने लगते हैं, जब हम हर बार खुद को ही बदलने लगते हैं, तो गैस लाइटर के लिए सिचुएशन आसान हो जाती है। लेकिन बाउंड्रीज का मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी रियलिटी को रिस्पेक्ट देना। अगर कोई आपकी फीलिंग्स को डिसमिस करे, तो आपको यह अधिकार है कि आप कह सकें, मुझे ऐसा महसूस हुआ और मेरी फीलिंग्स भी वैलिड हैं। शायद सामने वाला इसे तुरंत स्वीकार ना करे, लेकिन यह स्टेप आपके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा करता है और धीरे धीरे यही क्लैरिटी आपका कॉन्फिडेंस वापस लाने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात है सपोर्ट ढूंढना। गैस लाइटिंग का एक कॉमन इफेक्ट यह होता है कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह ही गलत है। लेकिन जब वह अपने अनुभव किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करता है, तो उसे एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। कई बार किसी बाहरी व्यक्ति की एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पूरे इल्यूजन को तोड़ सकती है, क्योंकि बाहर से देखने वाले को वह पैटर्न साफ दिखाई देता है जो अंदर रहने वाले को समझ नहीं आता। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है सेल्फ ट्रस्ट को वापस बनाना। गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह इंसान के सेल्फ ट्रस्ट को तोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेल्फ ट्रस्ट वापस बनाया जा सकता है, छोटे छोटे डिसीजन से, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनकर, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करके। हर बार जब आप अपनी परसेप्शन पर भरोसा करते हैं, तो आप अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बनाते हैं और धीरे धीरे वही कॉन्फिडेंस गैस लाइटिंग के पूरे इल्यूजन को खत्म कर देता है। क्योंकि गैस लाइटिंग सिर्फ तभी तक चलता है जब तक आप अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करते रहते हैं। जैसे ही आप अपनी रियलिटी को रिक्लेम कर लेते हैं, वैसे ही गैस लाइटर की पावर कम होने लगती है और यहीं से शुरू होती है आजादी की असली यात्रा। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि गैस लाइटिंग से बाहर निकलने के बाद एक इंसान की सोच कैसे बदलती है, कैसे वह फिर से अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखता है, कैसे वह हेल्थी रिलेशनशिप्स को पहचानता है और कैसे वह अपनी लाइफ को एक नए कॉन्फिडेंस के साथ जीना शुरू करता है। यही है इस यात्रा का अंतिम चरण, गैस लाइट फ्री माइंड। चैप्टर 7, गैस लाइट फ्री माइंड। जब इंसान अपनी रियलिटी वापस पा लेता है, गैस लाइटिंग की जर्नी लंबी और थकाने वाली हो सकती है। कंफ्यूजन से शुरू होकर सेल्फ डाउट तक पहुंचना और फिर आइडेंटिटी कोलैप्स तक गिर जाना, यह सब किसी भी इंसान के आत्मविश्वास को हिला सकता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि गैस लाइटिंग का इल्यूजन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक चीज उससे हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है, सच को पहचानने की क्षमता। और जैसे ही इंसान ये समझने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, वहीं से शुरू होती है रिकवरी की असली यात्रा। गैसलाइट फ्री माइंड का मतलब यह नहीं है
कि इंसान अचानक सब कुछ भूल जाता है, बल्कि इसका मतलब है वह अपनी रियलिटी पर फिर से भरोसा करना सीख जाता है। वह यह समझने लगता है कि उसकी फीलिंग्स गलत नहीं थीं, उसकी मेमोरीज झूठी नहीं थीं और उसकी परसेप्शन भी उतनी ही वैलिड थी जितनी किसी और की। यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान पहली बार यह समझता है कि समस्या उसमें नहीं थी, तो उसके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। धीरे धीरे वह अपने इंस्टिंक्ट्स को फिर से सुनना शुरू करता है। वह नोटिस करने लगता है कि कुछ सिचुएशंस में उसका मन पहले से ही उसे वार्निंग दे देता था, लेकिन गैसलाइटिंग के दौरान उसने उन सिग्नल्स को इग्नोर करना सीख लिया था। अब वही इंस्टिंक्ट्स फिर से जागने लगते हैं और यही गैसलाइट फ्री माइंड की पहली निशानी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है हेल्थी रिलेशनशिप्स को पहचानना। गैसलाइटिंग से बाहर आने के बाद कई लोगों को एक नया फर्क समझ में आने लगता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और हेल्थी रिलेशनशिप्स का फर्क। हेल्थी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वहां आपकी रियलिटी को डिनाई नहीं किया जाता, वहां आपकी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं किया जाता। वहां डिस्कशन होता है, लेकिन आपकी परसेप्शन को मिटाने की कोशिश नहीं की जाती। और जब इंसान ये फर्क समझ जाता है, तो वह अपने आसपास के लोगों को भी नई नजर से देखने लगता है। अब वह सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वह पैटर्न्स देखता है, वह बिहेवियर ऑब्जर्व करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करता है। गैसलाइट फ्री माइंड का एक और असर होता है, इंसान बाउंड्रीज बनाना सीख जाता है। पहले जहां वह हर सिचुएशन में खुद को ही बदलने की कोशिश करता था, अब वह समझने लगता है कि हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनसे दूरी बनाना ही सबसे हेल्थी डिसीजन होता है। ये डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन यह डिसीजन अक्सर इंसान को उसकी मेंटल फ्रीडम वापस दे देता है और धीरे धीरे गैसलाइटिंग का असर कम होने लगता है। सेल्फ डाउट की जगह कॉन्फिडेंस आने लगता है, कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी और डर की जगह अवेयरनेस। लेकिन इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख क्या है? यह कि आपकी रियलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी और की। अगर कोई बार बार आपकी मेमोरीज को गलत कहे, अगर कोई आपकी फीलिंग्स को डिमिस्क करे, अगर कोई आपको यह महसूस कराए कि हर प्रॉब्लम की वजह आप ही हैं, तो रुक कर एक सवाल जरूर पूछिए, क्या सच में समस्या मुझ में है या कोई मेरी रियलिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है? कई बार यही एक सवाल पूरे इल्यूजन को तोड़ देता है, और जब इल्यूजन टूट जाता है तो इंसान सिर्फ एक रिलेशनशिप से नहीं निकलता, वह एक मानसिक जाल से बाहर निकलता है। और यही है गैसलाइट फ्री माइंड, एक ऐसा मन जो अपनी परसेप्शन पर भरोसा करता है, जो अपनी फीलिंग्स को सम्मान देता है और जो किसी भी रिलेशनशिप में अपनी रियलिटी को खोने नहीं देता। और जब इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है, तो गैसलाइटिंग का खेल उस पर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि अवेयरनेस के सामने कोई भी इल्यूजन ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो अब जरा एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया हो कि आपको अपनी ही यादों पर शक होने लगा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी फीलिंग्स ही गलत हैं? अगर ऐसा कभी हुआ है, तो आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ ली है, क्योंकि गैसलाइटिंग की सबसे बड़ी ताकत झूठ नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपको अपनी ही रियलिटी पर शक करवा देना। लेकिन आज आपने उस इल्यूजन को पहचान लिया है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, उसी दिन से वह खेल कमजोर होने लगता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए उनकी परसेप्शन को ही बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जागरूक इंसान के साथ यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, क्योंकि अवेयरनेस हर मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एंटीडोट है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई बार बार आपको यह महसूस कराए कि आपकी फीलिंग्स गलत हैं, आपकी यादें गलत हैं और हर प्रॉब्लम की वजह आप ही हैं, तो तुरंत रुककर सोचिए, क्योंकि हो सकता है समस्या आप में नहीं, बल्कि उस खेल में हो जो आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है।
और अगर आज की इस यात्रा ने आपको एक भी नई चीज समझाई है, अगर आज आपको ऐसा लगा है कि अब मैं चीजों को पहले से ज्यादा साफ देख पा रहा हूं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि अब आप उस इल्यूजन से जाग चुके हैं। और अगर आपको ऐसी ही माइंड ओपनिंग और साइकोलॉजी को समझाने वाली ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम इंसानी दिमाग के उन रहस्यों को समझते हैं जो अक्सर हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी आजादी यह है कि आप अपनी रियलिटी पर भरोसा कर सकें।